निरपेक्ष प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा मैंने आपको वादा किया था कि निरपेक्ष प्रयास में अब हम एक सामूहिक प्रयास करेंगे, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों के साथ में चर्चा करेंगे कि जो आज हमारी बहुत गंभीर समस्याएं हैं वो उनका समाधान हमारे विशेषज्ञ लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इसका समाधान है, क्या ये भविष्य में इस समस्याओं का कोई सलूशन निकल सकता है या समस्या भी और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। जैसे आज पर्यावरण से ग्लोबल वार्मिंग है और वाटर का पोल्यूशन है, तरह तरह की जो है ना पोल्यूशन की समस्याओं के कारण हमें अपनी धरती के भविष्य के बारे में चिंता होने लगी। और क्योंकि हम धरती के निवासी हैं तो हम सबको जो है ना इस बारे में चिंतित होना पड़ रहा है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के साथ में क्या होगा। हम अपने जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, आर्थिक विकास के साथ साथ ये समस्याएं पैदा हुई थी और आज भी जो है ना अवेयरनेस तो है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके, मगर जो हमने टारगेट बनाया है कि 2050 तक जो है ना एमिशन हम इतना कम कर देंगे, क्या ये पर्याप्त है? इसलिए जो है ना आज पहला सत्र जो है, जो एमपी के बहुत वरिष्ठ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लेवल के जो हमारे आईएफएस ऑफिसर्स थे, उनके साथ में हम आज विचार विमर्श करेंगे। मेरे बीच में जो है मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है, डॉक्टर पावला एक जाने माने वन्य जीव के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में आपकी बड़ी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। आपने 5 किताबें लिखी जिसकी चर्चा जो है उसकी किताबों के बारे में एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन जो है वो देंगे। और मैं पावला साहब के एक और जो है ना इन्हें लेखक तो आप हैं ही सही, साथ में जो है ना नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कई देशों में जो है ना आप वाइल्ड लाइफ कंसल्टेंट भी हैं। अपनी जो है ना ये सेवाएं समय समय पर इन देशों को भी दे सकते हैं, देते रहते हैं और इस क्षेत्र में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में मेरे साथ में श्री रमेश दवे, ये 1976 बैच के आईएफएस ऑफिसर है और रिटायरमेंट इनका हो चुका है और आजकल जो है तरह तरह की जो है गवर्नमेंट के अलग अलग फोरम्स जो है उनमें आप प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए इनको बुलाया जाता है और पीसीसीएफ होने के नाते इनका एमपी के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में इनकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहन है। इन्होंने काफी जो है ना मेहनत के साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हर समस्या, चाहे वो फॉरेस्ट की जो कटाई होती है उसको रोकना है या आप जो है लघु वनोपज संघ के साथ भी आपका बड़ा लंबा वो रहा है, यानी जंगल में पाई जाने वाली कई तरह की उपयोगी चीजें हैं उनको कैसे प्रोसेस किया जाए, कैसे मार्केटिंग की जाए, इस संबंध में भी आपकी जो है ना एक विशेषज्ञता है। तो अब मैं पावला साहब से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी किताबों का एक परिचय दें और आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करेंगे वो आप ही उस बारे में चर्चा करें।
और उसका इंट्रोडक्शन दे तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ जी। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि पावला साहब जो हैं राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जो विशेषज्ञ के रूप में ख्याति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और इसीलिए इनको कई देशों में कंसल्टेंसी बुलाया जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं और इन्होंने वाइल्ड लाइफ की हर विधा में काम किया हुआ है। फील्ड में भी बहुत काफ़ी व्यापक अनुभव है। इसके अलावा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और बाकी रिसर्च के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है, और यही कारण है कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद जब पुस्तक लिखना शुरू की तो बड़े जो गंभीर विषय हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के, उनके संबंध में इन्होंने बड़े क्रांतिकारी तरीके से कंसेप्ट सामने लाए। तो 5 किताबें उन्होंने लिखी, इनकी सीरीज है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन इंडिया। आप ही बता दें जी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन इंडिया इनकी सीरीज है जिसमें उन्होंने 5 किताबें लिखी हुई हैं। ये पहली किताब इनकी आई थी रोड टू नोवेयर। इसमें बेसिकली बताया था कि हम जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, बाबा साहब ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, तो इसके अलावा मैं बताता हूँ। ये जो पहली किताब थी इसका नाम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया ए रोड टू नोवेयर। कहने का मतलब ये था कि जो हम जिस तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर रहे हैं इसका कोई हमें गोल क्लियर नहीं है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। तो हमारे जैसे जैसे हमें वन्य प्राणी संरक्षण में सफलता मिलती है तो उसके साथ साथ वन्य प्राणियों से होने वाली प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो हमने कभी इन चीजों का अंदाजा नहीं लगाया था कि ऐसी सिचुएशन में हम पहुंचेंगे, वन्य प्राणी हमारे लिए समस्या बन जाएंगे। इसलिए मैंने इस किताब का नाम रखा था कि रोड टू नोवेयर। हमें अभी पता नहीं कि क्या करना, हमें अभी अपने गोल तय करने हैं और किस हद तक हमें कौन किस प्रजाति की जो संख्या है वो बढ़ानी है, और जब हो गया जानवर तो उनको क्या करना है, उसके बारे में हमने अभी तक पूरी तरह से सोचा नहीं है। तो दूसरी किताब थी इनकी वार्डन्स इन शैकल्स। जैसा कि नाम बताया हुआ है कि जो वाइल्ड लाइफ के प्रबंधन में लोग जुड़े हुए हैं उनको हमने कई तरह से बेड़ियों में बांध दिया है और उनसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आप ये उनसे बड़े बड़े कामों की, देश की बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर की सुरक्षा की हम उनसे अपेक्षा करते हैं, लेकिन उनके हाथ में जो अधिकार हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो पर्याप्त नहीं रहते हैं। उनको अपनी मर्जी से काम करने की आजादी नहीं रहती। उनको 25 तरह की परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है जिनको उस विषय का पूरा ज्ञान भी नहीं होता। वो बहुत सारे इसमें केसेस हैं, बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई वो इस किताब के अंदर मैंने सामने लाने की कोशिश की है। तीसरी किताब है जो मुझे बहुत पसंद आई थी, लॉज एट वॉर। होता यह है कि हम कानून बना देते हैं, एक कानून बनता है उसके बाद दूसरा कानून बनता है। कभी ये नहीं सोचा जाता कि पिछले कानून में जो प्रावधान था उससे हम कहीं झगड़ा तो नहीं करने लगे। तो हुआ यह है कि जो कानून आपस में इतने उलझ गए हैं, एक कानून में कोई चीज एक बताई जाती है और दूसरे कानून में ठीक उसका अपोजिट बताया जाता है। जी, तो इसमें किताब में यही कहना है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड या फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने लॉ हैं वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में है कई जगहों में, और एक कानून हमें एक एक्शन लेने के लिए हमें आदेश देता है, दूसरा कानून जो उसका रास्ता रोकने के लिए बना हुआ है। तो इस तरह से कई जगह लगता है कि हम जो कानून बना रहे हैं वो बहुत क्लियर हेडेड नहीं होते, लेकिन अलग अलग लॉबीज के प्रेशर में बनते हैं। इस तरह से इसी तरह से किताब का नाम रखा है लॉज एट वॉर। ये लॉज आपस में युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपस में। चौथी किताब थी इनकी बिसाइड्स लविंग द बीस्ट। या तो अगेन इसमें सीरीज का नाम वही है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। ये चौथी किताब नंबर 4। बिसाइड्स लविंग द बीस्ट मतलब ये है कि इसमें वन्य प्राणियों को केवल प्रेम कर लेने से वन्य प्राणी नहीं बच जाते। उनको बचाने के लिए उनको इस धरती पर इंसान के साथ एक कंपटीशन में जिंदा रहने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ती है। ग्राउंड में बहुत सारे ऐसे एक्शन होते हैं जो जनता के सामने नहीं आते, जिसमें बहुत सारी तकलीफें भी होती हैं, और उनमें वो सब नहीं करेंगे तो आप केवल प्रेम करने से वन्य प्राणी नहीं बढ़ जाते हैं। वन्य प्राणी नुकसान भी करते हैं, लोगों को मारते भी हैं, हमारे ढोर भी मारते हैं, फसलें भी खा जाते हैं। तो गरीब आदमी भूखा मरता है उनकी वजह से। तो केवल एक आदमी प्रेम करता है, दूसरा आदमी उसकी वजह से सफर करता है। ये एक हमारे लिए कॉन्ट्रडिक्शन, एक विडंबना की चीज है। तो हमें केवल वन्य प्राणियों का प्रेम करने से हमारी धरोहर जो नहीं बचेगी, इसके लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है। और 5वीं और सबसे ताजी किताब जो इस श्रृंखला में है वो इनसाइड फॉरेस्ट फायर्स। और ये जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके बारे में बहुत भ्रांतियां रही हैं वन विभाग के प्रबंधकों के बीच में,
और अक्सर ये सोचा जाता था कि जो फॉरेस्ट फायर है, जो वनों में लगने वाली आग है, वो केवल नुकसान पहुंचाती है। कभी इसको प्रबंध करने की दृष्टि से नहीं देखा गया कि फॉरेस्ट को क्या इससे फायदा हो सकता है, इस तरीके से हम फॉरेस्ट को प्रबंध करें। ये बड़ा ही कह सकते हैं इसको बड़ा क्रांतिकारी। इसका अंदर एक लाइन में कहें कि दुनिया में जितने भी जंगलों में कभी न कभी आग लगनी है। अगर दो आगों के बीच में अगर जो इंटरवल है ज्यादा हो जाता है तो उसमें फ्यूल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो आग लगेगी वो बहुत ही नुकसान करती है। लेकिन अगर हल्की हल्की आग बीच बीच में लगती रहे तो वो उस पे जो बड़ी आग को रोक लेती है। दूसरी बात यह है क्योंकि हमारे जंगल जो है सदियों तक नहीं लेकिन सहस्त्रों तक जो वनों से आग से जूझते आए हैं, जो प्रजातियां आज हैं वो आग के हिस्टोरिकल रिजीम के लिए अडेप्टेड हैं। वो अपने आप को उन्होंने आग से बचने के लिए या आग से मर जाने के बाद दोबारा पैदा होने के लिए, आग के बीच में अपने बीज बचा के रखने के लिए, आग के बीच में अपनी पौध बचा के रखने के लिए उन्होंने स्ट्रेटजी जो है बना रखी है। तो अगर हम इस रिजीम को चेंज करते हैं तो इन प्रजातियों के ऊपर नया स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। तो हो सकता है कई प्रजातियां ऐसी हैं हमारी जो रीजनरेट करना बंद कर दें, या कोई उनको और प्रॉब्लम आ जाए, उनका कंपटीशन जो है वो जो सिस्टम जो है वो चेंज हो जाए। इस वजह से इनको और गहराई से देखने की जरूरत है। ये इस किताब में मैंने कहने की कोशिश की है। तो और इसमें क्या इस पुस्तक के अंदर जो आए हैं बेसिकली जैसे हम समझ रहे हैं कि अभी तक जो विचार था कि किस तरह वनों को बचाया जाए आग से जलने से, तो क्या उससे कोई वनों को नहीं बचाना तो अभी भी है, हमें बचाना अभी भी है। ऐसा नहीं कि हम आग को जंगल के लिए एक तरह से एक आग जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक हिस्टोरिकल रिजीम जो है वो जरूरी है। हमें ये देखना है कि हमारे जंगल जो हैं इनका हिस्टोरिकल फायर रिजीम क्या था पिछले हजारों सालों से। नंबर 1, किस सीजन में आग लगती थी, कितनी फ्रीक्वेंसी से आग लगती थी, और जो डिफरेंट प्रजातियां हैं उनका इनसे क्या अडेप्टेशन। जैसे हमारे मेन दो स्पीशीज हैं, साल और टीक, हमारे राज्य के, ये दोनों प्रजातियां जो हैं अगर ये आग नहीं हमारे जंगल में लगेगी तो इनका रीजनरेशन बंद हो जाएगा। टीक के जो बीज हैं वो जंगल के अंदर पड़े रहते हैं, उनकी जो शेल है बहुत मोटा रहता है, और वो अगर जब तक वेदरें नहीं होती, जब उनको पतला नहीं होता है, सड़ता नहीं है, चाहे वो आग से सड़े चाहे वो कीड़े मकोड़े उनको खा के सड़ाएं, तब तक वो रिजनरेशन नहीं होता। सिमिलरली साल के पत्ते जब गिरते हैं उसके बाद हमारे उसके ऊपर बीज गिरते हैं, तो अगर वो बीज जमीन पे नहीं छूते हैं तो वो उनका रिजनरेशन मुश्किल हो जाता है। तो ये अगर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि अगर ऐसे जंगलों में हमने आग टोटली बंद कर दी, हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पिछले 25-30 सालों में देख रहे हैं हमारे जंगलों में आग पहले से बहुत कम हो गई है। अब हमें इसका अध्ययन करना चाहिए कि इसका हमारे जो प्रजातियां हैं जंगल के अंदर, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो वन्य प्राणी हो, उन पे क्या असर हो रहा है, और उनको अगर हमें कुछ उस रेजीम में कुछ चेंज करने की जरूरत है तो उसके ऊपर विचार करें। क्योंकि आपने बहुत सही कहा, क्योंकि अभी वनों में जो आग लगने का सिलसिला है वो काफी कम इसलिए हो गया है कि बहुत अच्छे तरीके से प्रबंध होने लगा है। आजकल हम सैटेलाइट से मॉनिटरिंग करते हैं आग की। अगर किसी भी जगह आग लगती है तो वो सैटेलाइट कैप्चर कर लेता है, उस क्षेत्र का जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके पास मोबाइल में पहुंच जाता है लोकेशन भी आपकी और कहाँ पे लगी हुई, तो जाके वो तत्काल बुझा सकता है। तो एक जो अक्सर जो है ना ये खबर आती है कि कैलिफोर्निया के पास में बड़ी यानी कि सीवियर किस्म की वहाँ फॉरेस्ट में है ना, और वो बड़ी तेजी के साथ में फैलती है, और कई रेसिडेंशियल कॉलोनीज को, घर को यानी कि आग के हवाले होना पड़ता है और बहुत नुकसान भी होता है। तो वहाँ के फॉरेस्ट में और अपने इंडिया के फॉरेस्ट में क्या कोई फर्क है, कोई डिफरेंस है? हाँ, बहुत फर्क है। उन जंगलों में इंसान का और ढोरों का दबाव नहीं है। हमारे यहाँ कोई जंगल ऐसा नहीं है जहां हम पहुंच के वहां से चाहे वो लकड़ी चाहे वहां की घास उसको बाहर नहीं निकाल लेते हैं। जहाँ हमारे ढोर चरते हैं और जहाँ हम लकड़ी निकालते हैं वहां से, वहां ऐसे एरियाज हैं जहां मीलों तक कोई बस्ती नहीं है, कोई ढोर नहीं चरने वाला। जो घास पैदा होती है वहीं मरती है, फिर उसमें जमा होता जाता है। तो वहां पे जो फायर होती है बहुत सीवियर होती है। हमारे यहाँ फायर जो जनरली सरफेस फायर्स होती हैं, उनके यहाँ क्राउन फायर्स होती हैं और वो उनको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ क्योंकि जंगलों में लोग रहते हैं
रोज हम जंगल से चाहे चारा लेने जाते हैं, चाहे जंगल से जलाऊ लेने जाते हैं, चाहे एमएफपी कलेक्शन होता है तो हम उसके बीच बीच में जलाते भी रहते हैं, चाहे तेंदुपत्ते वाले जलाते हो, चाहे साग सीड कलेक्शन वाले जलाते हो, तो चाहे बुआ वाले जलाते हो, जंगल को थोड़ा थोड़ा जलाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ इतना जो फ्यूल है, ईंधन है, जंगल में जमा नहीं हो पाता कि हमारी फायर आमतौर पर, कभी कभी फायर हमारे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, आमतौर पर उतनी सीवियर हमारी फायर्स नहीं होती हैं। हमारे खास बात यह है कि हमारे गांव के आसपास बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं बचती है, क्योंकि हमारा वहाँ आदमी बहुत रहते हैं, हमारे ढोर बहुत रहते हैं। वहां पे क्योंकि सब लोग ढोर नहीं रखते हैं, तो वो जो जंगल की घास है, जंगल की वेजिटेशन है, गाँव के या शहरों के अंदर तक आ जाती है, तो फायर अंदर तक पहुंच जाती है, जिससे बहुत बार उनके घर जल जाते हैं, पूरी बस्ती जल जाती है। हमारे ऐसा बहुत कम होता है। तो लेकिन असली बात उनके यहाँ फायर को कंट्रोल करने का एक ये भी एक तरीका है कि साहब फायर जो है वो ऐसी फायर को जरूर बुझाएंगे जो जिससे हमारी किसी बस्ती को खतरा हो, लेकिन वो हर फायर को बुझाने नहीं जाते। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज हैं कि कौन सी आग को बुझाना है, कौन सी को नहीं बुझाना, और कौन सी, कई देशों में तो ऐसे भी नियम है कि अगर जो नेचुरली फायर लगी है, अगर कहीं मैन मेड बैरियर से वो रुक जाती है तो उसको दूसरे किनारे में जाके आग लगानी पड़ती है, ताकि वो फायर, नेचुरल फायर जो है जलती रहे, और आदमी की लगाई हुई जो फायर्स हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह से हर देश की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं। कई देशों में प्रिस्क्राइब्ड फायर लॉज हैं। उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हमारा जंगल जो है इतने सालों के अंदर एक बार जल जाना चाहिए, नहीं तो फिर इस जो है उस जंगल में नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो अगर वो नहीं जलता है तो फिर पब्लिक हियरिंग होती है, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है, सर इस वजह से ये जंगल नहीं जल पाया, या हम जला रहे हैं, या अगले साल 2 साल 4 साल बाद जंगल को जलाने की बारी आएगी। तो इस तरह से फायर का जो यूज है वो फायर को ही कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ताकि फायर जो है वो नुकसान कम करे और उसके फायदे ज्यादा। कई प्रजाति, जैसे मैंने कहा, उनको रिजर्वेशन के लिए फायर चाहिए। कई प्रजातियां ऐसी हैं कि आपके जैसे बीज गिरे, अब एक ही थोड़े से एरिया में लाखों करोड़ों बीज गिर गए, अगर वो सारे के सारे पौधे जिंदा रहते हैं तो एक दूसरे के साथ वो कम्पीट करेंगे, कोई भी बड़ा नहीं होगा। इसलिए फायर कब आती है तो वैसे बहुत सारे कमजोर वाले हैं वो निपट जाएंगे, जो मजबूत होंगे वो बचे रहेंगे, तो उनको फिर आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। सर्वाइवल ऑफ द नॉट ओनली दैट, फायर जो है नदियों में, धरती में पानी की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। जब जंगल में आग लगती है तो जंगल के ऊपर जो फ्यूल पड़ा रहता है, जो जलता है, तो उसके सॉइल के साथ इंटरेक्शन से कई तरह के चेंजेस आते हैं। कई जगह उसके ऊपर एक इम्परवियस लेयर बन जाती है, पानी जमीन में जाता ही नहीं है। कई जगहों में ऐसा होता है कि अगर वेजिटेशन जल गई पूरी, तो वहां से जो पौधे जो पानी को जमीन में से हवा में फेंकते थे अपने जिसको हम इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं, तो वो कम हो जाता है। तो कभी कभी तो ये भी देखने में आया है कि झरनों में, नदियों में पानी बढ़ गया पहले से, क्योंकि उस जंगल में आग लग गई। हालांकि हम आमतौर पर जब नदियों में पानी बढ़ाने के लिए, नदियों की लाइफ बढ़ाने के लिए हम पौधे लगाते हैं, लेकिन सिचुएशन में बैलेंस देखने की जरूरत पड़ती है कि आपके पौधे जो है कितना पानी इवेपोट्रांसपिरेशन करते हैं और कितना पानी जो नदियों में बहता है। तो इस तरह से जो फायर है उसका पेड़ पौधों पर भी असर होता है, जीव जंतुओं पर भी असर होता है, और जो धरती है उसमें जो वाटर फ्लोज कहते हैं उसको वाटर फ्लोज पे भी असर होता है। माइक्रोफ्लोरा जो होता है फॉरेस्ट फ्लोर पे, उस पर भी इसका असर होता है, और उसको किस तरह से ओवरऑल इकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है, इसको भी देखना होगा। उसमें से खास बात ये रहती है कि क्योंकि ये फायर कोई ऐसा आज नई चीज पैदा नहीं हुई है, फायर इन इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये फायर जो है जितने भी स्पीशीज हैं, चाहे वो माइक्रो फ्लोरा फौना है, चाहे बड़े पेड़ पौधे हैं, उन्होंने अपने आप को उसके मुताबिक अडेप्ट कर रखा है। तो बहुत सारे प्रजातियां ऐसी हैं, जैसे इवन माइक्रोफ्लोरा है, वो जब आग लगेगी जल जाएगी, लेकिन रीजनरेटिव कैपेसिटी उनकी बहुत रहती है। बहुत सारे छोटे जीव हैं जो जब फायर लगती है वो कोई जमीन के नीचे घुस जाता है, कोई जो मॉइस्ट पैचेस होती है उसमें चले जाते हैं, और कई ऐसे हैं कि जब आग लगने के बाद उस एरिया को अटैक करते हैं, उनको एक्स्ट्रा भोजन मिलता है। बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं, आपने देखा होगा जब आग लगती है तो ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हमें घूमते दिखते हैं, क्योंकि जो कीड़े वहां से निकलते हैं उनको पकड़ने वाले बर्ड वहां ऊपर वो आ जाते हैं वहां। तो ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन चीजों को, जितने पेड़ पौधे हैं या जीव हैं, इनको क्लासिफाई कर रखा है फायर के हिसाब से। किसी को हम फायर इवेडर कहते हैं,
किसी को फायर 6-7 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो देयर आर सम फायर लवर्स, देयर आर सम फायर अडेप्टर्स, ऐसे कई तरह के स्पीशीज हैं जो अपने हिसाब से वो उसको अडेप्ट करते हैं। तो फायर केवल मारती ही नहीं है, ये जीवन देती भी है, जीवन के लिए अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करती है। जब एक जगह कुछ पौधे मरते हैं, उसकी जगह दूसरे पौधों को आने का मौका मिलता है, उनको जगह मिलती है, और जो मटेरियल उस पौधों की बॉडी में था, मिनरल मटेरियल जो है वो रिलीज होता है, धरती में जाता है, जिसको फिर वो पौधे जो है नए पौधे के शरीर बनने में काम आता है। तो आज आप किस किताब के ऊपर जो है ना थोड़ा सा इन डेप्थ जो है, अभी ये इसी किताब पे बात करेंगे दवे साहब, जैसे जो भी सवाल पूछना चाहें इस मामले में। तो ये किताब है नई, इसका मेरी सीरीज में 5वें नंबर की किताब है, इनसाइड फॉरेस्ट फायर्स, जिससे टाइटल से ये स्पष्ट होता है कि हम इन आग के अंदर, जंगल की आग के अंदर क्या होता है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है जंगल के ऊपर, या जंगल की जमीन के ऊपर, या नदियों के पानी के ऊपर, या पेड़ पौधे के ऊपर, या वन्य प्राणियों के ऊपर, वो इस किताब में दर्शित है। बाबा साहब एक चीज और है कि आप अपनी किताब का पब्लिशर कौन है, और ये किताब कहाँ पे उपलब्ध है? अगर कोई ये किताब में खरीदना चाहे, ये किताब केवल ऑनलाइन मिलती है। मैं इनका दिस कॉल्ड ऑनलाइन पब्लिशिंग, कई नाम से है, सेल्फ पब्लिशिंग कहते हैं इसको प्रिंट ऑन डिमांड पब्लिशिंग। प्रिंट ऑन डिमांड में किसी के पास स्टॉक नहीं रहता है, ये मैं किताबें लिख के वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूँ, और वो फिर जब कोई अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे और ये किताब बिकेगी, वहां से जो ऑर्डर जाएगा तो वो प्रिंटर को ऑर्डर जाएगा, तो प्रिंटर वहां से एक किताब प्रिंट करके तो भेज देगा। आप अपनी वेबसाइट का परिचय हमारी मेरी वेबसाइट नहीं है, ये जितने भी अमेज़न आपका जो ऑनलाइन रिटेलर हैं, जितने भी दुनिया में, केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में बिकती है ये किताबें। अमेज़न पे एक जब कोई जाएगा, मेरा नाम लेगा या किताब का नाम लेगा, तो सामने आ जाएगी उसकी प्राइस भी आ जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी इस किताब के अंदर क्या है, तो वहां से आप ऑर्डर देंगे। जैसे अपन बाकी सामान अमेज़न पे या बिग बास्केट पे खरीदते हैं, वैसे ही वहां से किताबें खरीदी जाती है। किताबें केवल ऑनलाइन ही मिलती हैं, ये किसी दुकान पे पड़ी हुई नहीं मिलेंगी। वही मैं जानना चाहता हूं। और लेकिन इसलिए ये किताबें कभी, इनका स्टॉक खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई पड़ी है तो वो बिकी नहीं तो वो उनको निपटा दे, या फिर थोड़ी सी छपाई थी अपन ने या वो डिमांड बढ़ गई तो किताबें सब आपको आउट ऑफ प्रिंट है, ये नहीं होता है। अगर कोई खरीदना चाहे जी अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे, जी, तो ये कितने की किताब है? ये अलग अलग प्राइस है, 500-600 के बीच में, आई थिंक 400 से 600 तक। पुरानी वाली 400 की थी, धीरे धीरे फिर उसका कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। नई वाली जो है किंडल वर्जन भी है, किंडल वर्जन भी है, जो केवल आप अपने फोन पे या कंप्यूटर पे पढ़ सकते हैं, वो इसके आधी 1/4 कीमत पे होता है, वो करीब 150-200 रुपए का होगा। किताब 600, 500, 700 ऐसे रुपए की होगी। क्योंकि यही किताबें जो यूएसए और यूरोप में बेची जाती है, तो वहाँ पे किताबों की कीमत बहुत ज्यादा, नहीं इनकी भी किताब बहुत अधिक, नहीं वहाँ पे एक आम आदमी जो है किताब खरीद नहीं सकता। नहीं भाई जी, ये किताबें उसी भाव में मिलेंगी, लाइब्रेरी में जाके उनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दे कांट अफोर्ड टू बाय दिस। इन किताबों के साथ ऐसा नहीं है, ये तो इनकी प्राइस मैं ही तय करता हूँ, और उसी रेट पे सारी दुनिया में बिकेंगी वो। ठीक है, ये हमारे दर्शकों को एक जानकारी। जी 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 जी।